सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रिएशन। इन चारों स्टेटमेंट में से एक्सक्रिएशन से रिलेटेड क्या करेक्ट है? एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ह्यूमन एक्सक्रिएट 25 to 30 grams यूरिया पर डे। ऑप्शन बी, glucose and amino acid are absorbed passively in renal tubule. Option C, descending loop of Henle is impermeable to water. Kidney absorb 2 out of third means 2/3 part of glomerular filtrate. Kidney reabsorb 2/3 part of a glomerular filtrate. Come on, आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शंस के मतलब है कि हमारी बॉडी एक दिन में 25 to 30 ग्राम्स यूरिया प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन बी का मतलब है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं रीनल ट्यूबुल में। और ऑप्शन सी है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को इम्परमिएबल होता है, मतलब वाटर नीचे की तरफ नहीं जा सकता। एंड ऑप्शन डी है, किडनी जनरली 2 to 3% ग्लोमेरुलस में जितना फिल्टर होता है वो इतना एब्जॉर्ब करती है। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। ये देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें करेक्ट आंसर चाहिए, तो वो है ए। बिकॉज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी बॉडी पर डे एक पूरे दिन में नियर अबाउट 180 लीटर यूरिन फॉर्म कर सकती है। अब आप सोचोगे सर अगर हमारी वेट अगर 70 kg है तो 180 लीटर कैसे होगा? ये वही होता है, हमारी बॉडी में सिर्फ घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो 180 लीटर अब आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। 180 लीटर पर डे को फॉर्म होता है, उसमें से 99% जो है वो हमारी रीनल ट्यूबुल एब्सॉर्ब कर लेती है, रीनल ट्यूबुल एब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन वो पैसिवली नहीं करती, एक्टिवली एब्सॉर्ब करती है। 99 अगर 180 लीटर में से 99% ही एब्सॉर्ब हो गया तो कितना बचा? 1.8 लीटर, मतलब 1800 ml। उस 1800 ml में से 300 ml स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना, लेकिन 1500 ml जो होता है वो होता है 1500 ml जो होता है वो होता है यूरिन। अब 1500 ml क्यों हुआ? बिकॉज आपको पता होगा 1 ग्राम यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए नियर अबाउट 50 ml वाटर लगता है, तो 30 ग्राम यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए नियर अबाउट 1500 वाटर लगेगा। तो हमारा बिल्कुल आंसर सही आ जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीट 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया पर डे। चलो नेक्स्ट वन, a neural signal reaching to NMJ means neuromuscular junction release a neurotransmitter acetylcholine which generate an action potential in। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो न्यूरल सिग्नल मतलब ब्रेन को सिग्नल जब पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? जब सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है एसिटिलकोलिन, फिर वो एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यू करता है। और सीधी भाषा में अगर समझाने जाएं तो मान लो आप कोई भी अपने स्किन के कहीं पे भी आप टच करते हो, तो जैसे ही आप टच करते हो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल जाता है और वो एक हार्मोन छोड़ता है हमारी बॉडी में, उसका नाम है एसिटिलकोलिन। तो वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे करता है? हमारा सामने ऑप्शन है सार्कोलेमा, मतलब मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। दूसरा है सार्कोप्लाज्म, मतलब मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तीसरा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे ही मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और फोर्थ है क्रॉस आर्म, ये मायोसिन प्रोटीन के ऊपर क्रॉस आर्म होता है। कम ऑन, आपका समय शुरू होता है अब। सो गाइस इसका आंसर है ए सार्कोलेमा। जब हमारा ब्रेन में से न्यूरॉन सार्कोलेमा को कनेक्ट होते हैं, वो न्यूरॉन कौन से होते हैं? स्पेशली मोटार नर्व होते हैं। मोटार नर्व मतलब जब ब्रेन में से हमारे बॉडी के पार्ट्स तक मैसेज आता है उसे हम कहते हैं मोटार नर्व। तो जब मोटार नर्व सार्कोलेमा को कनेक्ट होता है तब जाके हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं एसिटिलकोलिन। और एसिटिलकोलिन के थ्रू कैल्शियम आयन भी एक्टिवेट होते हैं, और कैल्शियम आयन
ट्रोपोनिन को ओपन कर देते हैं। इस प्रकार से अल्टीमेटली एक्टिन प्रोटीन जो है वो मायोसिन के ऊपर बाइंड हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है सार्कोलेमा। चलो नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने देखो ए बी सी डी ये 4 चीजें दी हुई है, आपको बताना है इनमें से ए बी सी डी क्या है। ए एक्टिन बाइंडिंग साइट, बी एटीपी बाइंडिंग साइट, सी हेड एंड डी क्रोसोम। गाइस ये चारों के चारों में ऑप्शन सेम ही है, सिर्फ आपको अरेंज करना है। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट देता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट नीट में तो 1 मिनट देते ही हर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो 30 सेकंड में आप गेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको मैच करना पड़ेगा। कम ऑन 1 मिनट ले लीजिए आप। तो गाइस टाइम खत्म होता है यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम को पूरा समझ लीजिए। ये जो ए पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का। अब मायोसिन के ऊपर एक्टिन भी बाइंड होते हैं, मायोसिन के ऊपर एटीपी भी बाइंड होती है। जब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर बाइंड होता है तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इस वाली थियरी को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। तो ये जो डायग्राम है इसमें ए जो दिया हुआ है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और आप देखोगे एक्टिन बाइंडिंग साइट चारों में दिया हुआ है, ए वाला। उसके बाद बी जो है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी बी में देखो चारों में दिया हुआ है, लेकिन कंफ्यूजिंग मतलब काफी ज्यादा है। लेकिन सी जो है, सी देखिए ये है मायोसिन का हेड, तो सी में हेड, सी में हेड, सी में हेड, सी में हेड, चारों में सेम दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन काफी बढ़ जाती है, सिर्फ एक डी से हमें आंसर निकालना है। तो ये जो होता है ना गाइस, ये से हम कहते हैं क्रॉस आर्म, ये मायोसिन का क्रॉस आर्म है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस आर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड आर्म दिया हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग आर्म दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट आर्म दिया हुआ है। हमारा आंसर है ए, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है मायोसिन। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी बॉडी में अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन होते हैं, तो आप उसका जो आंसर दोगे लाइक 206, आप जो आंसर दोगे तो आप आंसर दोगे उसे ही हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। बायोलॉजी में स्पेशली न्यूरल सिस्टम में रिप्लाई देने को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए मोटर नर्व्स, ऑप्शन बी सेंसरी नर्व्स, ऑप्शन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो गाइस टाइम खत्म होता है यहाँ पे। ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन को इन चारों में से कौन कंट्रोल करता है, तो इन चारों में से रिफ्लेक्स एक्शन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन को मेन कंट्रोल करने वाला जो होता है ना वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन मेजर ऑर्गन होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। चलो नेक्स्ट वन, इफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर रिमूव देन, अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हमने रिमूव कर दिया तो क्या होगा। ऑप्शन ए डाई इमीडिएटली, ऑप्शन बी डाई आफ्टर सम टाइम, एंड ऑप्शन सी
बिहेव नॉर्मली, एंड ऑप्शन डी स्टॉप फीडिंग। तो आपका समय शुरू होता है गाइस। अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम निकाल देते तो क्या होगा? सो गाइस ये देखिए, इसका आंसर है बी, डाई आफ्टर सम टाइम इफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज रिमूव। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं? हमारा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उसमें जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के फिर से तीन पार्ट बनते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसेफ्लॉन। तो उसमें जो सेरेब्रम होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का 83%। तो सेरेब्रम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम रिमूव कर देते हैं, हम तो रिमूव नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जनरली उन्होंने क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है। तो अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को रिमूव कर दें तो उसी वक्त है ना डेथ नहीं होगी, डेथ कुछ समय के बाद होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन सेरेब्रल को अगर रिमूव भी कर देते हैं तो जो कनेक्शन है हमारी बॉडी का, कनेक्शन वहीं पे एस्टैब्लिश रहेगा, लेकिन कनेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसके लिए ना हमारी डेथ हो जाएगी। कनेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा मतलब स्पाइनल कॉर्ड ना तो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा पाएगी और ना ही ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक रिप्लाई पहुंचा पाएगा।